ये तो हमें कुछ फेमिलियर लोग नजर आए हैं तो एकदम से हम खुश हो गए। एनीवे, ये रिश्ते वाली जो बात है ये हम थोड़ी देर में करेंगे। एंड वैलिड क्वेश्चन 2, तो ऑलरेडी हमारा ट्विटर हैंडल प्लीज बताइएगा। जियो पाकिस्तान टीवी। आप भी अपनी राय का इजहार इस मामले पे कर सकते हैं। वी नो के लड़का भी देखने जाते हैं लड़की वाले, लेकिन हमेशा पहले क्या होता है, पहले लड़की पसंद आएगी तो जनाब आप हमारे घर आ जाइएगा। ऐसा भी कभी कभी हो जाना चाहिए कि लड़का पसंद आएगा तो फिर आप हमारे घर आ जाइएगा। अच्छा, ऑलराइट, ओके जी। सबसे पहले आपको बताएं कि सुबह सुबह कराची में क्या हुआ है कि कराची में गुलबाई फ्लाई ओवर पर ऑयल टैंकर उलट गया है। टैंकर कंटेनर को ओवरटेक करते हुए उल्टा है। इसी पे बात करते हैं मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने वक्त दिया। अभी क्या सूरत हाल है, आप तक जो लेटेस्ट अपडेट्स पहुंची हैं उनके मुताबिक क्या आग पर काबू पा लिया गया, या अगर नहीं पाया गया तो कितना वक्त लगेगा मजीद? मेरी अबाउट 30 मिनट्स पहले CFO से बात हुई है। ही वॉज देयर एट द साइट और उनका कहना ये था कि तकरीबन आग बुझा दी गई है। जाहिर है डीजल है तो जहाँ जहाँ वो स्पिल हुआ है वहाँ वहाँ आग मुख्तलिफ जगहों पे लगी है। 7 बजे का मेरे ख्याल में ये वाक़या है। हमारी 6 फायर टेंडर्स मौजूद हैं वहाँ और बुझा रही हैं। आई एम श्योर अभी तक आज तकरीबन बुझ गई होगी। वसीम अख्तर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या कोई डैमेज का कुछ अंदाजा हुआ है अभी तक, कोई कैजुअलिटीज, एनीथिंग लाइक दैट, वो भी आप क्लैरिफाई कर दें। मैंने उनसे सवाल किया था कि जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर है उसका क्या बना, क्योंकि वो जो ट्रक तो उल्टा गिरा है, तो अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है। ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आई है जिसमें कोई कैजुअलिटी हुई हो। अच्छा, ज़ाहिर है डीजल की आग है, इस पे काबू पाने में मदद मिलती है। वसीम अख्तर साहब, जब भी कराची शहर में कोई इस किस्म का हादसा होता है, जब आग लग जाती है, पर्टिकुलरली अभी तो चलें सड़क पर यह ऑयल स्पिल हुआ था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जब आग लगती है तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बिकॉज कराची इज नॉट प्रॉपरली इक्विप्ड टू हैंडल दीज सिचुएशंस। आपको लगता है कि कोई बेहतरी आई है ओवर द ईयर्स या ओवर द मंथ्स कुछ फायर ब्रिगेड के हमारे सिस्टम में? यू आर राइट। 3 करोड़ की आबादी है, 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं इस शहर में, और बड़े अफसोस से कह रहा हूँ एज अ मेयर कराची, जिस दिन से मेयर बना हूँ उस दिन से ये पॉइंट रेज कर रहा हूँ बिफोर द फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। अभी तक खातिर खा कोई भी बेहतरीन नहीं आई है, जो कि इतने बड़े शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, 2 पोर्ट्स हैं, कि फायर डिपार्टमेंट जो है वो इक्विप्ड होना चाहिए। अभी जब मैं मेयर बना था तो 6 फायर टेंडर थे वर्किंग कंडीशन में। मैंने पुराने खड़े हुए ठीक करवाए और फिगर ले गया मैं कोई अबाउट 30 तक। आज 12 वर्किंग कंडीशन में है और 27 खराब पड़े हैं। मेरे पास फंड्स नहीं है इस किस्म के कि मैं उनको रिपेयर करा सकूं। 12 से 30 मिलियन लोगों का शहर संभाल रहा हूं। हमारे पास के अबाउट 600 फायरमैन हैं। वो इस पे अपनी जानों पे खेल के आग बुझाते हैं। अगर अभी हमारे पास कुछ स्नाकल्स खराब पड़ी थी, वो ठीक कराई हैं। 4 स्नाकल्स वर्किंग कंडीशन में, एक सिंध गवर्नमेंट ने अभी दी है हमें सबसे बड़ी। राइट वसीम अख्तर साहब, आपने कहा कि आपने 30 ठीक करा के कर दिए थे, फिर जाहिर है कुछ खराब हो गए, इनकी मेंटेनेंस चाहिए होती है प्रॉपर्ली। बहुत शुक्रिया आपका। और उसके लिए फंड्स का मसला है, और ये मसले ऐसा लगता है कि अज़ल से हैं और प्रॉबली अब तक रहेंगे अगर वाकई कराची को। लेकिन ये भी है कि आज जो सुबह जब ये हादसा हुआ है तो 4 एटलीस्ट टैंकर्स जो हैं, फायर ब्रिगेड या टैंकर्स या जो भी आपने कहना है वो आ गए, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, दे वर नॉट इवन वर्किंग प्रॉपर्ली। तो लिहाजा ये भी एक चीज़ हो ना कि आपको कुछ एतमाद हो कि ये चीज़ आएगी, तो एक भी आएगा तो एटलीस्ट थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। एंड ऑल्सो लेट अस रिमाइंड यू कि जहाँ ये हादसा हुआ है वहीं ब्रिज के नीचे एक पेट्रोल पंप भी था। और so अगर वहाँ तक ब्रिज पे भी आग फैल जाती तो ब्रिज को ओवरऑल नुकसान पहुंच सकता था। आपको पता है कि क्या हो सकता है उसके नतीजे में। फिर अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। और कल हमने कराची में मजदूरों के जाँ बहक होने की बात की थी। आज 3 मासूम बच्चों के खुले नाले में गिरकर जाँ बहक होने की खबर सामने आ गई है। फैक्ट्रियों में मरने वाले मजदूरों और नालों में गिरने वाले बच्चों की भी हुकूमत है या नहीं? कराची की नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 4 बच्चों के नाले में गिरने के बाद तलाश का अमल रात तक जारी रहा। नाले में डूबकर जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। नाले में गिरने वाले एक बच्चे को बचा लिया गया। इससे पहले भी कई बच्चे खुले नालों में गिरकर जान से हाथ धो बैठे हैं, मगर हुकूमत, शहरी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, इंतजामिया हो, हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ हैं। डोगर साहब, बड़ी अजीबोगरीब यहाँ से जब भी कराची का कोई हादसा होता है तो वो फिर बड़ा अफसोस के साथ बात हम लोग करते हैं, और ऑब्वियसली उस पर कोई बात हो नहीं रही होती, इन द सेंस कि किस तरह हो गया, वी ओनली रिग्रेट, और उसके बाद कोई चीज़ें बदलती नहीं है। तो इतवार को हमने मजदूरों की का ये हादसा देखा, अभी हम 3 बच्चों का खुले नाले में गिरने की बात करें, इतनी अवॉइडेबल चीज़ें हैं। जी, ये कराची में कोई पहला वाकया तो नहीं है, कोई 25-30 साल से हम देख रहे हैं, कुछ सैकड़ों की तादाद में खास तौर पर बच्चे जो हैं वो इस तरह के खुले नालों में डूबकर, गिरकर या उसमें जो है वो गैस भरने से जो है वो हुए हैं। अब ये भी एक बिल्कुल, अगर इसकी मैंने जब कुरेदने की कोशिश की कि बच्चे जाहिर नाले के किनारे हम अक्सर आते जाते सफर करते गाड़ियों में देखते हैं किस तरह के बच्चे होते हैं। अब ये बहुत ही अफसोसनाक, एक कोई 50-60 रुपए की चप्पल जो था वो इनका एक पुराना चप्पल जो था वो गिर गया था इस पानी में, जिसे यानी पानी में जब वो तैर कर जाने लगा तो उस बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की, और इस दौरान वो जो है वो बच्चा उसमें गिरा है। फिर उसने उसको बचाने के लिए उसके जो साथी थे एक एक करके वो उसमें गिरे हैं, और उसमें लेकिन वो जाहिर है, जो पुलिस का कहना है कि बहाव तो पानी का इतना तेज नहीं था, लेकिन डेप्थ थी शायद उसकी वजह से, और दूसरी बात ये कि वहाँ गैस थी, दम घुटने की वजह से इनका वो हुआ। लेकिन जाहिर है वही बात है कि वजूहात कुछ भी हों, एक सानिया ऐसा हुआ है, वाकया ऐसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जो है वो बच्चों की जो है वो डेथ हुई है, और एक जो है वो उसको बचा लिया गया। शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर। बेहिसी की और बेबसी की बात कर रहे थे। बेहिसी शायद ज़्यादा है क्योंकि अगर आपको याद हो होमा, लेट 90s में डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली की बड़ी प्रोमिनेंट लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रजा, उनके 2 बच्चे हुए ग्रोन अप चिल्ड्रन, वो भी इसी किस्म के एक हादसे का शिकार हुए थे, नाले में गिरकर जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद बेहतरी नहीं आ सकी, तो अब तो ये आम आवाम के बच्चे हैं। हाँ, मतलब आप लिटरली किससे ये दुहाई करेंगे, किससे कहेंगे कुछ चेंज करें, जब हमारे लीडर्स के साथ भी यही हो चुका है, एंड इवन देन थिंग्स हैव नॉट चेंज। तो फिर आप अंदाज़ा ही कर लें, इट्स ऑलमोस्ट समटाइम्स अब्दुल्ला लगता है ये हमारी किस्मत है, हमारी फेट है, और बस दुआ करें खुदा से, बिकॉज ये होने को तो किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा जी, एक और इशू जिसके बारे में कुछ दिनों से बात हो रही है, और आज हमने सोचा ज़रा हम भी तहकीकात करें कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है, हुआ क्या है। आपको बताएं कि लम्स के कई स्टूडेंट्स तलबा जो हैं पर ख़वातीन से मुतालिक ऑनलाइन नाजेबा रिमार्क्स और मवाद का इल्ज़ाम है, और तालिबात का शदीद एहतजाज रंग ले आया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने भी एक्शन का वादा कर लिया है, लेकिन अब कुछ लोगों को सज़ा मिले तो ही मिसाल बनेगी। आपको बताएं कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की इंतज़ामिया ने तालिबात के एहतजाज पर सोशल मीडिया ग्रुप से नाजेबा अल्फाज हटाकर पेज बंद कर दिया है, जबकि मामले की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। और ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी के बाज़ तलबा ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप के पेज पर अपनी यूनिवर्सिटी फेलोज यानी उनकी क्लास फेलोज के बारे में मुबैना तौर पर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनका इंकशाफ होने पर तलबात ने शदीद एहतजाज और क्लासेस का बॉयकॉट भी कर दिया। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तालिबात के एहतजाज के बाद एक्चुअली ये नोटिस लिया है, और उसके बाद तहकीकाती कमेटी भी एक कायम कर दी गई है। क्या तहकीकाती कमेटी की कुछ फाइंडिंग्स सामने आई हैं, नहीं आई हैं, से मामला चल रहा था। जियो न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, कब से ये मामला चल रहा था? लड़कियां एहतजाज कर रही थीं, और ये जो कमेटी अब आखिर बनाई गई है, इसने कुछ अपनी फाइंडिंग्स शेयर की हैं आप लोगों से? जी अब्दुल्ला, ये वाक़या जो है लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेश आया, ये परसों का वाक़या है, और जो फेसबुक के ऊपर जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अच्छा, ये जो सोशल ग्रुप एक बनाया गया था लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, तकरीबन 600 के करीब मेंबर्स थे इसके, और इसमें ज़्यादातर जो तादाद जो थी वो मेल स्टूडेंट्स की थी, और उसमें जो है अपनी ही क्लास फेलोज़ के बारे में, यूनिवर्सिटी के जो फेलोज़ थे उनके बारे में जो है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। ना सिर्फ उसके अलावा उसके ऊपर क्या कहते हैं इमेजेस भी बनाए गए थे। तो वो इस तरह की जब बातें स्टूडेंट के सामने आई हैं, उनको जब पता चला तो उन्होंने परसों जो है वो स्टूडेंट अफेयर्स के जो डीन हैं उनके ऑफिस के सामने बैठकर एहतजाज किया, और इस एहतजाज में तकरीबन 200 के करीब जो तालबात थी, और उसके साथ साथ फेमिनिस्ट क्लब जो है वहाँ पर ये लम्स के अंदर बनाया गया है, तो उनके मेम्बरान ख़वातीन भी थी और मर्द हजरात भी थे। वो लोग इन सब ने मिलकर जो है एहतजाज किया, और एहतजाज करने का मकसद ये था कि जब उनको पता चला कि
हमारे ही साथी जो हैं उन्होंने हमारे ही बारे में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, तो उस पर उन्होंने एहतजाज जो है वो किया। और एहतजाज करने का मकसद ये था कि जो लोग इस स्टूडेंट्स जो हैं या और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के अफराद हैं जो इस काम में मुलव्वस पाए गए, जिन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन यूनिवर्सिटी जो है ले, क्योंकि तो यूनिवर्सिटी तक इंतजामिया तक जब ये बात पहुंची थी तो उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया था और इसी वजह से उन्होंने अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया। जी फरवा, एक्शन क्या लिया ये बता दें। ऑब्वियसली पेज तो बंद कर दिया, लेकिन क्या उसके एडमिन्स जो थे उनसे कोई बातचीत हुई? मतलब एक्शन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? सस्पेंड हुआ कोई? जी, अभी तक सस्पेंड करने वाली बात जो है वो सामने नहीं आ सकी। कमेटी जो है वो एक बन चुकी है, अभी वो इस वाक़े के बारे में मज़ीद मालूमात जो है वो इकट्ठी कर रही है और स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तरफ से अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने ये फेसबुक इंतज़ामिया थी, जिन्होंने ये पेज जो है बनाया हुआ था फेसबुक के ऊपर, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई क्या होगी और कब तक होगी इसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल पहले भी लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर अपडेट करें थी, अभी तक तो कोई सस्पेंड नहीं किया गया है और ना हुई है, बस पेज बंद कर दिया गया है। सुबह हम आपस में बात कर रहे थे और सुबह टीम से भी अपनी बात कर रहे थे कि लम्स जैसे रिप्यूटेड इदारे में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो हम वैसे ही हमारी एक और टीम मेंबर है, उन्होंने कहा कि इन बातों का ताल्लुक जो है ना, थैंक यू फरवा बाय द वे, इन बातों का ताल्लुक जो है ना इदारों से नहीं होता, घर की तरबियत से शायद ज्यादा होता है। मतलब ऑब्वियसली आप किसी स्टूडेंट के किसी बच्चे के दिमाग में घुस के कैसे मतलब क्या लेके उसको डिटर्जेंट से साफ करेंगे? एंड ऑल्सो अगर ये क्लोज्ड ग्रुप था तो एनीवे क्या इसके बारे में हम मजीद बात करें? एनीवे जो भी वहाँ मजीद एक्शन लिया गया तो सेंसिटाइज हो रहे हैं आप लोग। अब इस तरह से पहले जो बातें बर्दाश्त कर ली जाती थी अब वो बातें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग सैकड़ों ऐसे फेसबुक ग्रुप्स हैं और आप किस किस को कंट्रोल करेंगे और क्या क्या करेंगे? तो वो बोलिए और उस पर कार्रवाई। बिल्कुल, हमें नहीं पता कि कितनी ऑफेंसिव चीजें थी, बट बहुत सी चीजों को यू हैव टू लेट गो एंड लाइक जस्ट बाईपास आपको करना पड़ता है, बिकॉज हर चीज को आप पकड़ भी नहीं सकते। जब कोई कपल जो है वो खाना खाने के लिए या कोई भी सैर शेयर करने के लिए बाहर जाता है तो अक्सर शौहर को ये फिक्र लाहक हो जाती है कि उसकी बीवी ने क्या पहना हुआ है, तो क्या पहना हुआ है, कैसा पहना हुआ है, या फिर ऑब्वियसली या फिर कोई और उसकी बीवी को कैसे देख रहा है। एग्जैक्टली, हजार चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन इमेजिन करें कि अगर इतना इंटरेस्ट द अदर वे अराउंड हो और अगर बीवी ज्यादा इंटरेस्टेड हो आदमी में कि इसने क्या पहना हुआ है एंड हाउ इज ही ड्रेस्ड अप। तो आपको बता दें जल्दी से, एक ब्लॉगर कपल हैं और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इसके बाद दिस इज द पिक्चर, और उसके बाद उनकी पोस्ट को किसी ने मजाक में लिया और किसी ने उन पर ये भी कहा कि कुदरत के कानून को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो लिहाजा ये ताना भी दिया गया। सीरियस नहीं हूं, मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल टेक इट वेरी लाइटली, और ये उन्होंने भी मजाक में किया था और इट्स ऑल राइट। अगर उसके मियां ने माइंड नहीं किया तो हम क्यों माइंड करें? देखिए, इसको कहते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट और इसीलिए किया जाता है ताकि लोग बोलें और पता चले कि लोगों की राय क्या है। सो देयर यू गो, राय भी पता चल गई, बट इसको बिल्कुल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें, विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर लें एंड इट्स फन। किया करें ऐसी चीज़ें। और एक और किस्सा जिसके कंक्लूजन के लिए हर किसी को इंतजार है, अली जफर मीशा शफी केस 3 माह के अंदर अंदर निपटाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत को हुक्म दे दिया। मामला अब फैसला कुन मरहले में आ गया है और मीशा शफी ने सेशन जज के 15 रोज में फैसले के इकदाम को चैलेंज किया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया है। दरख्वास्त में मीशा शफी ने कहा कि वो अपने दिफा में गवाहान को पेश करना चाहती हैं। हाई कोर्ट ने सेशन जज लाहौर के हुक्म को कल अदम करार देते हुए फैसला 3 माह में देने का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता माह सेशन कोर्ट ने गुलकारा मीशा शफी को गवाहों की फहरिस्त फराहम करने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने कहा था कि मीशा शफी की दरख्वास्त कानून के मुताबिक नहीं है। गुलकारा ने गुज़श्ता साल अप्रैल में ट्विटर पर लिखा था कि मारूफ गुलकार अली जफर ने उन्हें 1 से ज़ायद बार जिनसी तौर पर हिरासा किया है। अली जफर ने उन्हें 10 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा रखा है। अब क्या मंतक़ी अंजाम होता है ये तो वक्त ही बताए। शफी के वकील साकिब जिलानी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। उसके बाद अली जफर के वकील भी हमारे साथ होंगे। शुक्रिया जिलानी साहब, आपने वक्त दिया। जी जिलानी साहब, पहला सवाल तो यही बनता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 3 माह में केस का फैसला निपटाने का कहा है। आपको शिकायत थी कि सेशन कोर्ट कम वक्त दे रही है, तो अब 3 माह की जो डेडलाइन है उससे आप मुतमईन हैं? जी हम मुतमिन हैं जी आज के फ़ैसले से, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि डिफेंडेंट मीशा शफी राइट्स को किसी तरह भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता
उसको उतना ही राइट है टू प्रोड्यूस एविडेंस, टू प्रोड्यूस विटनेस जो मुद्दई अली ज़फ़र को है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिन्होंने फ़ैसला सादर कर दिया कि 15 दिन के अंदर केस की समाअत को ख़त्म किया जाए, हाई कोर्ट ने इस फ़ैसले को कलादम करार दिया है और उन्होंने 3 महीने की टाइमलाइन दिया है और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इन 3 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाता हम मज़ीद टाइम भी ले सकते। ये बताइएगा साकिब कि कुछ माहिरीन की राय है कि ये हरासमेंट से मुताल्लिक जो हमारे मौजूदा क़वानीन हैं इनके तहत तो मीशा अपना केस साबित कर लें, बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं होगा। वुड यू एग्री टू दिस? मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा जी। मेरी नज़र में ये बड़ा जामे कानून है। ये ज़रूर है कि कुछ लेवल्स पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। मसलन हमारी जो दरख्वास्त जो प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सन के आगे हमने जो कंप्लेंट फ़ाइल की थी वो उन्होंने सुने बग़ैर इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दी कि मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र का जो प्रोफेशन है वो वर्क प्लेस के अंडर फॉल नहीं करता। वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था एक स्टूडियो के साथ। सो मेरी नज़र में इसकी बेहतर तशरीह की ज़रूरत है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कानून मैं इसको जामे समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मीशा शफ़ी के वकील साकिब जिलानी हमसे बात कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कानून की भी तशरीह की ऑब्वियसली अभी रिक्वायरमेंट है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज ऐसे केसेस सामने आएंगे, वो अदालत में लड़े जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, तभी प्रेसिडेंट सेट होती है। अली ज़फ़र के वकील राना इंतज़ार ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफ़ी की दरख्वास्त मान ली और अब केस का फैसला 3 माह में होगा। आप समझते हैं कि आपको कानूनी महाज पर एक झटका लगा है या आप कंफर्टेबल हैं सारी सूरत हाल से? हमारी कोशिश है कि इसको जल्द अज जल्द जो है निपटाया जाए अदालत हजूर की तरफ से, ताकि लोगों के सामने जो भी सच्चाई है वो आ सके और ताकि अली ज़फ़र की साख को जो नुकसान है वो जो है उसको जो है बिल्कुल लोगों को पता चले कि ये एक झूठा इल्ज़ाम था। जबकि मीशा शफ़ी और उसकी टीम की पूरी कोशिश है कि मैटर को डिले किया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी कि मैटर को जल्द अज जल्द जो है डिसाइड किया जाए। उस पर उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि 15 अप्रैल तक मुतलका जज साहब जो शकीन अहमद एडिशनल सेशन जज के इस केस को डिसाइड किया जाए। उसके खिलाफ मीशा शफ़ी हाई कोर्ट में अपील गई तो बाज़ाहिर सब लोगों को पता चलता है कि आप केस का जल्दी फैसले के ख़िलाफ़ अगर अपील कर रहे हैं तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो इस केस को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक केस का तल्लुक़ है जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में सुना गया तो उसमें इन्होंने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि हम अपनी जो है विटनेसेस उनको तैयार कर सकें और बाकी केसेस के जो भी वो गवाहियाँ वगैरह देना चाह रहे हैं उसके लिए वो टाइम मांग रहे थे। तो उस पर हमने फिर म्यूचुअली एग्री कर लिया था, इसमें कोई शिकस्त नहीं है। उसमें हमने कहा जी ठीक है इनको टाइम दे दो। तो जज साहब ने डायरेक्शन दिया कि इस मैटर को विद इन 3 मंथ डिसाइड किया जाए। तो 3 मंथ में भी ये मैटर डिसाइड हो जाए तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 माह उसका 15 अप्रैल जाके 15 जुलाई तक डिसाइड हो जाए। चलें, आप बड़े कंफर्टेबल ऑब्वियसली लग रहे हैं तो ऑब्वियसली अब ये नज़र आ रहा है कि 3 माह में फैसला तो हो ही जाएगा। आप लोग बड़े पुरअतमाद हैं, ऑप्टिमिस्ट लग रहे हैं, आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको यकीन है कि फैसला आप ही के हक में आएगा? एज़ लॉयर और या हर इंसान को पता होता है जब भी कोई केस करता है कि उसके केस में कितनी सच्चाई है और मेरिट पर उसका केस कितना जो है वो मजबूत है या वीक है। तो जो हमारे पास किसी भी केस का फ़ैसला जो है वो एविडेंसेस पे किया जाता है कि हम आपके पास जो एविडेंसेस हैं उनकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है और जो जज साहब ने फ़ैसला करना है उसके लिए आपने क्या जो है एविडेंस और जो सबूत हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो चाहे और हो या थ्रू विटनेसेस हों, वो आपने जो पेश करने हैं। बहरहाल हमारे पास जो विटनेस अवेलेबल है और जो भी हमारे पास मटीरियल है, हम तो इस बारे में 99% क्या 100% पूरे एतमाद हैं कि फ़ैसला है वो इंशाल्लाह अली ज़फ़र के हक़ में ही होगा, क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। जितनी में हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अली ज़फ़र के वकील राना इंतज़ार हमसे बात कर रहे थे।
और एक ज़बरदस्त मेहमान से हमने आपकी मुलाकात करानी है और बहुत अरसे से हम इन्हें देख रहे हैं टेलीविज़न पे, ऑलमोस्ट 2 दहाइयों से हमारे सामने मौजूद हैं किसी न किसी तौर पे, या थिएटर पे या फिल्म में या टेलीविज़न पे। और जब हम इनको देखते हैं मतलब इन्होंने पहले से भी बेहतर काम किया होता है, तो ये भी एक ज़बरदस्त क्वालिटी है, हर किसी में होती नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। सो वी आर गोइंग टू बी, बता दें कौन है या इतना क्या हम, मेरा ख्याल है कि कुछ लम्हों बाद हम आपको बताएंगे, इंट्रोड्यूस भी करा देंगे, लेकिन इस सबसे पहले यू नो द ड्रिल, या इस घंटे की टॉप स्टोरीज। प्राइवेट स्कूल 3 माह की फीस एक साथ मांग रहे हैं। वाज़े अदालती हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई नहीं। जनाब, फाइनली द सरप्राइज इज ओवर। तो हमने आपको बता दिया कि हम आपकी मुलाकात किससे कराने वाले हैं। अब तो हम इन्हें लेजेंडरी एक्टर का स्टेटस ही देते हैं। ही हैज बीन देयर सिंस 2 डेकेड्स। थिएटर भी किया, ड्रामा भी किया, 5 फिल्में भी की हैं बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, जिसमें से बहुत मशहूर जो थी वो मालिक फिल्म थी। वेलकम टू द स्टूडियो सर राशिद फारूकी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो लेटेस्ट आपका किरदार है करप्ट पुलिस ऑफिसर का इब्राहिम, जिसका नाम था लाल कबूतर वाला, इसमें तो आपने भुला दिया सब कुछ, सबको भुला दिया और सब कुछ भुला दिया। एक होता है ना, एक एक्टर नजर आ रहा होता है और फिर वो कैरेक्टर आप लगता था वो ही है जो आप नजर आ रहे थे स्क्रीन में। राशिद फारूकी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि इंसान अपने आप को माशाल्लाह जिसके 2 डेकेड्स गुजर चुके हों इस इंडस्ट्री में, कैसे आप अपने आप को रीइन्वेंटेड या मोटिवेटेड, बेशक अगर आपने पुलिस ऑफिसर लेट सपोज उसका भी रोल इतनी बार प्ले किया हो, तो फिर से वही और उसको डिफरेंट बनाना? यही टास्क होता है, यही मेरा काम है, काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ और बहुत आसान हो गया है। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सबसे पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद उसे इंटरनलाइज करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, कीप थिंकिंग सोचते रहते हैं और चीज़ें ढूंढते हैं, उसमें डालते रहते हैं। जैसे कि कोई पेंटिंग बनती है, बिल्कुल उसी तरह कोई किरदार भी बनाया जा सकता है। मियां साहब, इतना काम करने के बावजूद भी हर किरदार को दूसरे से मुख्तलिफ पोर्ट्रे करना प्रोसेस तो होता है, लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है? बाज़ लोग जाते हैं, रैकी करते हैं, फील्ड में निकल जाते हैं, अगर भिखारी का किरदार अदा करना है तो उनको ऑब्जर्व करेंगे, ख्वाजा सरा का करना है तो उनको माहौल को देखेंगे। आपने कभी ऐसी कोई प्रैक्टिस की है? बहुत सारी प्रैक्टिस की है। इससे पहले मेरी एक फिल्म थी जो कि सबसे ज़्यादा, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा ब्रेक मिला था फिल्म में, वो थी रामचंद पाकिस्तानी। बिल्कुल, जो आपकी वो मेरी पहली फिल्म थी जी। उस कैरेक्टर को तैयार करने के लिए, क्योंकि वो एक थरी आदमी का कैरेक्टर था और वो असली किरदार था, मतलब हम एक ट्रू स्टोरी पे काम कर रहे थे और मुझे वो बनना था। उससे पहले मैं वो नहीं था, तो मैं वहाँ गया, मुझे रैकी पे लेके गए, 1-1.5 हफ्ता मैंने वहाँ गुजारा, तस्वीरें खींची, ऑब्जर्व किया, उसके बाद उस कैरेक्टर को तैयार करना शुरू किया। फिर भी मुझे लगा कि अभी मतलब वो बात नहीं आ रही, तो मैंने अपनी डायरेक्टर महरीन जब्बार थी, उनसे मैंने कहा कि मुझे इन आदमी से मिलना है। तो उन्होंने मेरे लिए इंतज़ाम किया कि वो बच्चा और वो आदमी जिनकी वो स्टोरी थी वो हमारे साथ शूट पे रहते थे। अच्छा। मैं अब जिस बच्चे के साथ अदाकारी कर रहा था उसे कंधे पे बिठा के रखता था और वो अपने बच्चे के साथ होता था और हम पूरे जहाँ पर भी हम रहे, इस्लामकोट रहे या मिट्टी रहे, हम घूमते रहते थे। हाँ। और उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती थी। एक तरह का एक्सप्रेशन था जो उसके पास था और मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, वो बहुत बाद में मुझे मिला। वो एक तरह की उसे मिस्कीनी कह लें, मैं उसके लिए लफ्ज़ नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, सादगी कह लें, या कोई ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ उसके चेहरे पे नजर आती थी मुझे और मुझे कहीं नजर नहीं आती थी और मैंने वहाँ से उसे जबरदस्त। और फिर वो जबान और वो लहजा, वो सारी चीजें भी बीच में आ जाती हैं। जाहिर है जब हम वहाँ थे तो इवन ऐसा होता था कि हम काफ़ी दिन पहले वहाँ चले गए थे, तो मैं सामने बैठा होता था गेटअप करके, सारा कुछ करके, और मुझे मेरे फिल्म क्रू नहीं पहचानता था, मुझे ढूंढ रहे होते थे और मैं बिल्कुल सामने बैठा होता था। वो एक पोस्चर होता है उनके बैठने का थर में, वो देर तक बैठे रहते ओकुड़ू मतलब, और वो आम आदमी आप या मैं अब नहीं बैठ सकते, मुझे वो भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी और फिर मैं वेरी राइट सर। हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे राशिद साहब। लाल कबूतर के बारे में पर्टिकुलरली हमने आपसे बात करनी है। स्क्रिप्ट आया, ये पता लगा ये टीम है, तो क्या ये तो छोटा सा लड़का लगता है, ये कैसे डायरेक्ट करेगा, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं था, या फिर क्या एक्सपीरियंस था? लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप किधर निकल गई? मैं एक्चुअली कुछ ढूंढ रही थी तो वो मुझे बिल्कुल वो चीज़ मिल नहीं रही थी, बट एनीवे बहुत सी बातें करनी है। पीटीआई
माशाल्लाह ऑब्वियसली हुकूमत आई और बड़े ज़ोरों शोर से एवरीबडी केम इन, तो नौकरियों की बारिश का ऐलान जो है ना वो रिसेंट एक चीज़ आई है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और बात भी हम ये करना चाहते हैं कि a lot of the leaders are giving different statements as well। तो नौकरियों की बारिश का हमने ऐलान की जिक्र किया है। 60,000 अरब रुपए वापस लाने का वादा, रोटी कम खाने का मशवरा और गोश्त महंगा हुआ तो क्या हुआ। हुकूमती रहनुमाओं ने दिलचस्प बयानात का जुमा बाजार लगा रखा है और अवाम दिल पर पत्थर रखकर महजूज हो। माजी में जो दावे हुए सो हुए, सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिनों के बयानात ही आंखें खोल देने वाले हैं। और वफाकी वजीर फैसल बाउडा को ही ले ले, जरा सुने उन्होंने क्या कहा। बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं आप। ये आपको समझा कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आगे ये ना कहेगा कि वो तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। मेरी टिक्का बोटी कर दीजिएगा। टिक्का बोटी, डिड ही से दैट? टिक्का बोटी कर दीजिएगा मतलब है कि वाज ही सीरियस और वाज इट सरकाज़म, क्या था ये वैसे? अच्छा जी, और भी आपको बताएं वो मुराद सईद का इलेक्शन से पहले वो भी हम आपको सब आपको याद दिलाते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हैं कि लोगों को रोटी कम खाने का मशवरा दे रहे हैं। अंदाजा करें, सुन लें। डिफॉल्ट कर जाते हैं, वो मुल्क टूट जाते हैं फिर। तो इसलिए हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। अच्छा जी, 2 के बजाय अब 1 रोटी आजकल हम खाया करें। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब की भी सुन लें। फ्रांस की मलिका से ये भी कम नहीं है ना, बड़ी मशहूर उनकी भी बातें हैं, जिन्होंने रोटी ना होने की सूरत में लोगों को कहा था रोटी नहीं है तो क्या हुआ, केक खा लें। एग्जैक्टली, व्हाई डोंट दे ईट केक। अगर गैस और बिजली महंगी हो सकती है तो गोश्त के महंगे होने से कोई अजाब नहीं आ जाएगा। सुन लो कान खोल के मुखालफो, 1.5 लाख लोगों को रोजगार अल्लाह की मदद से दूंगा। अगर 27 तारीख को ML1 पे दस्तखत हो जाते हैं। और अब्दुल्ला भी आप मुराद सईद साहब का जिक्र कर रहे थे, तो मुराद सईद जी बिल्कुल, मुराद सईद जब से वफाकी वजीर बने हैं बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अब भी जो बोलते हैं उसे बहुत कम तोलते हैं। लेकिन अभी आप उनका एक पुराना बयान सुने जो आजकल सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। पाकिस्तान का 60,000 अरब रुपया जो बाहर पड़ा है उसे लेके आएंगे। रोक सकते हो तो रोको। 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूल से बाहर है स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा। रोक सकते हो तो रोको। मॉडल टाउन की 17 शहीदों का खून रंग लाएगा। रोक सकते हो तो रोको, रोक सकते हो तो रोको, रोको, रोको। हम जरा सांस ले लें। अच्छा, फिर जी आपको बताएं दूसरी जानिब गवर्नर सिंध हैं जो हैदराबाद को पाकिस्तान का 3रा बड़ा शहर करार दे रहे हैं। ये जो हैदराबाद है ये पाकिस्तान का 3रा बड़ा शहर, सिंध का 2रा बड़ा आबादी के लिहाज से शहर, और इसमें यूनिवर्सिटी का ना होना बड़ी ज़्यादती की बात है। वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि सिंध भर में यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हो। हैदराबाद के बाद सक्खर, लाड़काना और दीगर अजला में भी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम का इस वक्त प्रोग्राम बन रहा है। बाय द वे फैसलाबाद पाकिस्तान का 3रा बड़ा शहर है, हैदराबाद नहीं है। और जो शेख रशीद साहब वैसे हुक्मरानों, माजी के हुक्मरानों की बेहिसी की बहुत बातें करते थे, मुझे बताइए कि ये बेहिसी नहीं है तो और क्या है। जब आप कहते हैं कि 1 रोटी खा लें 2 नहीं खा सक रहे हैं तो या गोश्त महंगा हो गया तो क्या करें, या अब अगर दूध पे 23 रुपए फी लीटर बढ़ गया है, 4 बच्चे वाला घर है, अगर ये 2 बच्चे वाला घर भी है तो उसके माहाना अखराजात में कितना इजाफा होगा, तो उससे या फिर ये भी कह देना कि बिजली की कीमतों में अगर इजाफा हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। मतलब ये कोई बात है? आप अपने महलों से निकलें और जाके देखें कि लोगों का क्या हाल है। लेकिन इस पर जरा हम मजीद बात करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं इस बात को। सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। मजहर साहब, हो क्या रहा है? पहले तो आप हमें ये बता दें, 60,000 अरब रुपए की कहानी, नौकरियां ज्यादा और बंदे कम, ये बातें हो रही हैं। रोटी कम खाएं, गोश्त महंगा हुआ तो क्या हुआ? ये हमारे लीडर अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं? मतलब ये क्या हो रहा है? या इनका मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये अपने सियासी बयानात होते हैं और सिर्फ बयानात देते वक्त ये नहीं सोचते कि क्या ये चीज़ जो हम बात कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल है। दूसरे, जब आप रोटी वाली बात करते हैं तो पहले अपने ऊपर उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रोटी वाली बात है, उसमें एक हतक का पहलू भी होता है। फिर ये नहीं पता मुश्ताक गनी साहब को
कि जी इस वक्त आपकी बेशुमार जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि जो शायद आज से कुछ महीने पहले तक या कुछ साल पहले तक 2 रोटियां खाते थे, अब 1 रोटी पे गुजारा करते हैं। सूरत हाल आपकी जो गुर्बत की सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। लोग, आप चले जाएं, आप कराची में रहते हैं, आप चले जाएं, आप देखें ब्रिज के नीचे शाम के वक्त या दोपहर के वक्त या रात के वक्त लोगों ने बाकायदा दस्तरखान बना लिए हैं। हालांकि उसके अंदर भी एक तज़ीक का पहलू नज़र आता है कि जब आप दिखावा कर रहे होते हैं कि नीचे बैठे लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि आप अंदाज़ा करें कि किस तादाद में लोग आते हैं उन जगहों पे। तो ये मेरा ख्याल है इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अब फैसल साहब ने जो बात की है, अब मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या था, उनके जहन में कोई प्लान था। वो बताते कि जी इस शोबे में नौकरियां आने वाली हैं, इन शोबों में नौकरियां आने वाली हैं, ये प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं अगले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, जिसमें बेशुमार नौकरियां आएंगी। फिर वो ये बताते कि जी ये नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं, पब्लिक सेक्टर में आ रही हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट, वो अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हों कि जिसके तहत वो हो, लेकिन वो बड़ा स्पेसिफिक बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जी इतनी नौकरियां आने जा रही हैं और वो भी अगले 3-4 हफ्तों में। साहब जाहिर है वो तो हमें देखना है कि अगले 3-4 हफ्तों में ऐसी क्या तब्दीली आने वाली है। मौजूदा हुकूमती रहनुमाओं के ऐसे बयानात देने की आपको वजह क्या समझ आती है? इस तरह की बातों से क्या हासिल होता है? सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी है या बस एक्चुअली इन्हें लग रहा है कि सब कुछ होने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ जनरली जो चीज़ें हो रही हैं पिछले हम देख रहे हैं, वो उसकी एक बड़ी वजह जो है ये मीडिया है और ख़ास तौर पर टेलीविज़न है। आपने अभी पिछले दिनों देखा एक नैब के जो है वो ऑफिसर जो है वो खड़े होकर एक सियासी भाषण दे रहे थे, बजाय इसके कि वो जिस काम के लिए आए थे वो करते। वो हमें लेक्चर दे रहे थे कि कायद आज़म का पाकिस्तान कैसा होता है, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान कैसा होता है, सर सैयद का पाकिस्तान कैसा होता है। तो हमारे यहाँ जो मीडिया का ग्लैमर है उसने सारे लोगों को उसका असीर बना दिया है। अब पॉलिटिकल लीडर्स भी ये है कि वो उनके यहाँ, और हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि हम जब कोई बयान दे रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कौन से अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हमसे इतनी गलत बातें निकल जाती हैं जो आपके लिए बाद में इस हद तक प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और इस हद तक मुश्किलात पैदा करती हैं कि आपको माजरत करनी पड़ती है, आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, आपको उस बयान को विड्रॉ करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ चूँकि लोगों में जब बयान दे रहे होते हैं या किसी के हवाले से कोई रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि जब हम किसी के हवाले से कोई बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तनकीद कितनी है और तज़हीक। साहब, यही तो सारी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी कोई बात करें या हम करें तो हमसे अवाम की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमारे लीडर से जिनको वोट दे के उस पोजीशन में डाला है हमने, उनसे तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई अब हमारी बात समझने की कोशिश करो। तो ये बताएं मदर साहब कि इस पूरी सूरत हाल में जब अवाम से रोटी कम खाने और पेट्रोल डॉलर ज़्यादा महंगा ना होने पर शुक्र अदा करने और ना घबराने का मशवरा दिया जाए तो अवाम क्या करे? क्या इन बातों से महजूज होने के अलावा कोई और ऑप्शन है? देखिए, लोग, क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शंस ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग अगर ये भी नाकाम होते हैं और ये भी जितनी लोगों को, ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन को, फैमिलीज़ को जितनी इनसे उम्मीदें हैं इस हुकूमत से, अगर ये भी नाकाम हैं और ये भी बिल्कुल उसी जिस तरह अभी 7-8 महीने में तो इन्होंने कोई ऐसे इनकलाबी इक़दाम नहीं किए कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें। देखिए, ऑस्टेरिटी ड्राइव आप कह सकते हैं कि जी मैंने अपने अखराजात कम किए, बिल्कुल कम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोगों तक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आना चाहिए, लोगों तक अगर आपने अपने ऊपर अखराजात कम किए हैं तो लोगों के जो चीज़ें हैं वो तो फिर भी महंगी हो रही हैं। वो जब 1000 का नोट लेके बाहर निकलता है, घर अपना मार्केट पहुंचता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और जिसकी कमाई पूरे दिन आप चले जाएं, आप रिक्शा, टैक्सी, बसों में जाएं, लोगों से आम आदमी तो इसी से ट्रैवल करता है। तो आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि उन्हें कितनी उम्मीदें थी और अब वो कितने मायूस हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। राशिद फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सब आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है और जाहिर है कि ज़िंदगी में सबके हालात एक जैसे नहीं रहते। अगर आज अच्छे हैं तो खुदा न खास्ता कल बुरे भी हो सकते हैं, कल बुरे थे तो आज बेहतर भी हो सकते हैं। ये चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, ये आपको किस तरह अफेक्ट करती हैं? जाहिर है कोई भी चीज़ अगर महसूस होती है तो अंदर कुछ न कुछ तब्दीली रूनुमा होती है। अगर मैं दुख मुझे फील होता है
तो मेरे अंदर कोई केमिकल रिएक्शन भी ज़रूर होगा और उससे मेरी शख्सियत पे भी असर पड़ेगा। इस तरह की सूरत हाल इंसानों को, जैसे कि हमारी सोसाइटी आप देखें कि बहुत आइडियल सोसाइटी नहीं है, थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है, लोग परेशान रहते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, बहुत मामूली प्रेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम पे इफ़ेक्ट करती हैं, जो हम महसूस करते हैं। और जाहिर है आर्टिस्ट थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, वो ज़्यादा महसूस। आर्टिस्ट के माशी हालात पहले से बेहतर हैं या अब बहुत अच्छे हो गए हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जाहिर है बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे जो पहले होते थे। जी क्योंकि हमने कुछ आर्टिस्ट के हाल काफ़ी ख़राब भी देखे हैं, जो कि हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट होते थे कि हम हैरान हो जाते हैं कि क्या थे और कहाँ पहुँच गए। अब हम उस चीज़ से निकल चुके हैं। अब ये डिपेंड भी करता है कि आप किस तरह की शख्सियत हैं, मतलब वो आर्टिस्ट किस तरह की शख्सियत है, वो कंट्रोल्ड आदमी है, वो शेड्यूल्ड लाइफ गुजारता है, तो वो अपने आप को ज़्यादा देर तक चला सकता है। और अगर वो केयर फ्री है, कुछ नहीं सोचता, तो जो कमाएगा उसी टाइम उड़ा देगा, तो और एक वक्त में वही हालत। तो बेसिकली वो ये तो आपकी अपनी पर्सनालिटी पर डिपेंडेंट है, वेदर यू आर एन आर्टिस्ट या फिर आप कुछ भी करते हैं, तो आप कितनी देर तक इन सूरत हाल में, इस माहौल में जो पाकिस्तान में है, कितनी देर तक आप सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा, राशिद फारूक के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। नए टैलेंट की हम बात कर रहे थे, नए तरीके ऑफ फिल्म मेकिंग की बात कर रहे थे, वो बात तो करेंगे, लेकिन नए टैलेंट की अगर बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि अमेरिका के आलमी शोहरत याफ्ता मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की, आपको पता है, सालाना टॉप 30 अंडर 30 की फहरिस्त, जिसमें गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले कौन 28 साल ज़ैन अशरफ मुगल का नाम भी शामिल है। उनका नाम है और उनका नाम पहले भी उठता रहा है, बिकॉज बहुत ही ज़हीन और कमेंडेबल किस्म के ही इज़ अ यंग मैन। और आपको ये भी बता दें कि इनका नाम शामिल हुआ है 30 अंडर 30 में, और इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया है और कहा है कि लिस्ट में नाम आना मेरे और मेरे मुल्क के लिए एजाज़ की बात है। और इस हवाले से उस्मान खलील ने इनसे बातचीत की, एक रिपोर्ट बनाई है, जरा देखें। फोर्ब्स मैगजीन की जारी करदा सालाना लीडरशिप की फहरिस्त में पाकिस्तानी ज़ैन अशरफ मुगल का नाम शामिल किया गया। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले 28 साल ज़ैन अशरफ ने 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी से एंटरप्रेन्योर्स की डिग्री हासिल करने के बाद गुर्बत के खात्मे के मिशन को अपनाते हुए सीड आउट के नाम से NGO तश्कील दी थी, जो गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले अफराद को बिला सूद सरमाया फराम करके अपना कारोबार शुरू करने में मदद करती है। ज़ैन अशरफ मुगल का कहना है कि ये एजाज उन गरीब अफराद के नाम करता हूँ जिनके पास मुझे ये एजाज हासिल हुआ। ये सब अवार्ड्स असल वही हकदार हैं जो गुर्बत की जंग से लड़ के बाहर निकले हैं और अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़ी ही मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और जो 2 वक्त की रोटी भी अच्छी अपनी औलाद को नहीं खिला सकते हैं। ज़ैन अली अशरफ की ख्वाहिश है कि मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो और वो अपने प्लेटफॉर्म पे ये कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तान डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और लोगों का टैलेंट बाहर उभर के आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि हम लोग अपनी मेहनत जारी रखेंगे। ये अवार्ड्स तो आने जाने वाली चीज़ है, मगर असल जो हमारी सोच है गुर्बत का खात्मा, हमारा फोकस उसमें रहना चाहिए। ज़ैन अशरफ मुगल इससे कबल कॉमनवेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड बाय डेवलपमेंट वर्क भी हासिल कर चुके हैं और ये अवार्ड उन्हें गुज़िश्ता बरस बरतानवी शहजादा विलियम और हैरी ने बकिंगम पैलेस में मुनक्कदा तकरीब में मुश्तरका तौर पर दिया। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। इतनी खुशी होती है और ये तो माशाल्लाह काफ़ी मतलब आगे जाएंगे मजीद और, क्योंकि काफ़ी काम कर रहे हैं। राशिद फारूकी साहब, यंग गाइस टेलीविज़न और हमने देखा है यंग टैलेंट इसमें, और ख़ासतौर पे लाल कबूतर की अगर बात कर लें तो बड़ा ही यंग टैलेंट है। ऑब्वियसली आपको माशाल्लाह इतना अरसा हो चुका है अब इस मीडियम में, अब आपको ये ज़्यादा टैलेंट नज़र आ रहा है, पहले भी होता था, इजाज़तें नहीं होती थी, या फिर वाकई अब ज़रा इट्स मोर ऑब्वियस? एक फ़र्क है, पहले जो लोग आते थे लाइक मी और भी दूसरे हमारे साथ के लोग, वो कर कर के सीख रहे होते। अब जो लोग आ रहे हैं वो सीख के करने आते हैं। मतलब मैं देखता हूँ कि जहाँ हम 7-8 साल में खड़े होते थे, अब नौजवान अकेडमी से आता है और वो वहाँ खड़ा होता है जहाँ हम 7-8 साल पहले, वो शुरू कर रहा है और वहाँ खड़ा। उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सीखे। सो ये नापा हो गए और ये जो यूनिवर्सिटीज़ ने जो फिल्म मेकिंग के कोर्सेज शुरू किए, इनसे बड़ा फ़र्क पड़ा है। ऑन द जॉब अब सीखने का अमल जो है ना वो कम हो गया है। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ नो इक्विवेलेंस ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस से आप चीज़ें सीखते हैं वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। राशिद फारूकी साहब से हमने क्योंकि इनके काम के थ्रू पूरा मुल्क जो है ये लोग ट्रैवल कर लेते हैं और देख लेते हैं, उस तरह जिस तरह शायद
शायद हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि पाकिस्तान सयाहों की जन्नत बन सकता है और मौजूदा हुकूमत के इक़दाम जो हैं वो इस सिमत में मुस्बत पेशरफ्त हैं। डेफिनेटली हमें तारीफ़ जहाँ बनती है वहाँ करनी भी चाहिए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल हौसला अफजा है और खुश आइंद भी है। द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि PTI हुकूमत के इक़दामात ने गैर मुल्की सयाहों के लिए पाकिस्तान का सफ़र आसान और सस्ता भी कर दिया है। ऑनलाइन वीज़ा जैसे इक़दामात से मुश्किलात और कीमतें दोनों कम हुई हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में 2015 के बाद से सयाहों की आमद मुसलसल बढ़ रही है। 2015 में 5,63,000, 16 में 9,65,000, 17 में 16 लाख, 2018 में 19 लाख सयाहों ने पाकिस्तान का रुख किया और इंशाअल्लाह में दिल करता है कि इस मरतबा तो 50 लाख से एक्सटेंड करता है ये फिगर। ये ताज़ाद तेज़ी से बढ़ रही है। ज़ेब ट्रैवलर्स के सरबराह ख्वाजा जहां ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ख्वाजा साहब, हुकूमत ने वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तारीखी नरमी की है। टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पाकिस्तान आएँ। कितना फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है आपको इन कमिंग ईयर्स? ये एक बड़ा इनकलाबी इक़्तिदाम है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पहले तो एक किस्म के हमने दरवाजे बंद कर रखे थे। ये वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा ऑनलाइन एक्चुअली ये टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देगा और हमारे अराइवल्स जो है वो काफ़ी हो जाएंगे। हमें तो काफ़ी एक्सपीरियंस है पिछले 45 साल से कि किस तरह से सफारत खानों में हमारे कॉन्सुलेटों में वीज़े का प्रोसीजर इतना लेंदी होता था कि उसमें वीज़े में एक दो महीना लोगों को वीज़ा लेने में लग जाया करते थे। तो इससे एक बहुत बड़ा बूम आएगा और एक ये बहुत बड़ा इनकलाब है स्पेशली हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मौजूद जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको अब इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपनी तरफ ऑब्वियसली माइल करना है, मुतवज्जो करना है, तो पाकिस्तान में वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ टूरिस्ट आना चाहेंगे? आपका ओपिनियन हम चाहते हैं और ऑब्वियसली ये बता दीजिए हमें पहले। देखें जी, एक तो सबसे बड़ा हमारा जो अट्रैक्शन है यूरोपियन के लिए वो है पीक्स, पहाड़, क्योंकि आपको जैसे कि मालूम होगा कि दुनिया के अंदर पीक्स पहाड़ नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में भी हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं टीले हैं उनके पास, मगर हमारे पास दुनिया के बड़े पीक्स हैं। हमारे पास हिंदू कश है, हिमालय है, शारा कराकोरम जो है, ये सारा के सारे हमारी जो पीक्स हैं ये बड़ी अट्रैक्शन है यूरोपियन के लिए। जिन लोगों ने माउंटेन देखने हैं उन्होंने तो हमारे पास आना ही आना है एक्सपीडिशन के लिए, हाइकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। दूसरा, हमारे पास रिलीजियस टूरिज़म बहुत बड़ा है। रिलीजियस टूर में बुद्धिज़्म है, हमारे पास बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि सिख यात्रियों की बहुत बड़ी मूवमेंट है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पिछले साल हमने जो हैंडल किए हैं वो हमने फूजी से, ऑस्ट्रेलिया से और टोरंटो से सिख यात्रियों को हैंडल किया है और अभी भी हमें बेशुमार इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि वीज़ा पॉलिसी आपकी रिलैक्स हुई है तो कब उसकी नोटिफिकेशन होगा, उसकी इम्प्लीमेशन जो है वो कैसे होगी। बाकी हमारा कल्चरल टूरिज़म है। आपको जैसे कि पता है कि लाहौर जो है वो कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, फिर मुल्तान और भावलपुर हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं, पेशावर हमारा बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। तो हमारा कल्चरल टूरिज़म भी बहुत है जिसे देखने के टूरिस्ट यहाँ आना बिल्कुल। पेशावर से तो कुछ ब्यूटीफुल तस्वीरें भी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं। थैंक यू सो मच। में कल बड़ी जालिम किस्म की बारिश हुई है, बाय द वे, ये भी हम आपको बता दें। अच्छा जी, राशिद फारूकी साहब हमारे साथ हैं। आपने जब वो थर में भी आप गए और आपने कितना टाइम, बड़ी खूबसूरत जगह है, मतलब वुड यू इनकरेज के लोग जब आए, क्योंकि हम तो मरी चले जाते हैं और हमने वो पहाड़ देख लिए, एंजॉय कर लिया, बट पाकिस्तान इज बिग, बड़ी जगह है। आप कहाँ तक गए हैं? मैं नंगर पार कर तकरीबन पूरा थर मैंने घूमा है। वो एक ही टाइम था जिसमें ये मैं रामचंद पाकिस्तानी भी कर रहा था। पहाड़ पे भी गए? पहाड़ों में कारंजर एक सिलसिला है बिल्कुल नंगर पारकर के साथ, और जब वहाँ बारिश हो जाती है तो मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि आप स्वाद को भूल जाएंगे, वो इस तरह की जगह हो जाती है। ज़बरदस्त। पूरा सिंध वहाँ पर मोटरसाइकिलों पे पहुँचा हुआ होता है अगर बारिश हो जाती है तो, वरना तो बारिश नहीं होती। इसलिए गर्मियों में सारा थर खाली हो जाता है और वो पीछे की तरफ आ जाते हैं, मीरपुर खास या उमरकोट की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली वो होती हैं जो कि हमें पता है कि ये जगह आप जाके देख लें, हम अपनी पीक्स वगैरह की बात करती हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू डिस्कवर। जिस तरह आप कभी यूरोप पहुंच जाए तो दिल चाहता है यूरोप पहुंच के घूम जाओ, और घूमने में चीजें बड़ी आपको अच्छी नजर आती हैं, तो पाकिस्तान आके घूम जाएं। ऐसे नॉर्दर्न एरियाज में ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहां बड़ी कम एक्सेस है लोगों की। अभी हम फिल्मों की बात कर रहे थे तो पाकिस्तानी अदाकारा जो लाल कबूतर में भी मंशा पाशा, हाल ही में उन्होंने एक बात की है ख़वातीन की नुमाइंदगी पर
बनने वाली फिल्मों के एक फेस्टिवल में शिरकत के मौके पर, जिसमें हरीम फारूक, उस्मान खालिद भट्ट भी उनके साथ मौजूद थे। मंशा ने फिल्मों के बारे में कहा जिससे शायद किसी हद तक मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन अगर उनका जाविया समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा फिल्में अपर क्लास ऑडियंस को टारगेट करती हैं, ड्रामों में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, वो घरों में जो ऑडियंस बैठ के देखती है उनको लिए बनाई जाती हैं। अब इस पर सोशल मीडिया पर मंशा को काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। फिर किसी ने वही, आपको पता है ना, हमारे यहाँ सबसे पहले तो मजहब का बिल्कुल जी, तो किसी ने उनको ये भी कह दिया कि गैर इस्लामी होने पर खूब तनकीद की, फिल्म इंडस्ट्री को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गैर इस्लामी कह दिया। तो मंशा ने बड़ा ही सेंसिबल किस्म का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमें पसंद नहीं करते और हमारी पोस्टों पर फिर आप कमेंट क्यों करते, नहीं पसंद कर रहे, तो प्लीज़ आप काइंडली हमें अनफॉलो कर दें, विच इज़ सो ट्रू। आप क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? मतलब जब ये सोशल मीडिया नहीं होता था और जो बंदा आपको नहीं पसंद था तो क्या उसके घर के बाहर जाके आप बैठ जाते थे कि आओ जी मैंने आज पूरा दिन इसको नफरत करने में गुजारना है? Why are you wasting your time? और वैसे भी ये तो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो गैर इस्लामी, और अगर आप हमारी पोस्ट्स के नीचे भी कमेंट्स देखें तो वहाँ भी आपको पता लग जाएगा क्या कुछ हो रहा होता है। wasting your time, please don't follow. सर, फिल्म एक्चुअली हम किस ऑडियंस के लिए टारगेट कर रहे हैं आजकल? जाहिर है फिल्म महंगी हो गई है, देखना महंगी हो, देखना महंगा हो गया है और आम लोग नहीं देख सकते। माशी हालात मुल्क के अच्छे नहीं हैं, लोगों की आमदनी नहीं है, उनके लिए कहाँ से पैसे निकालें? बड़ा मुश्किल हो गया है वैसे। और जितनी हम इसलिए पंजाबी फिल्म बनना भी बंद हुई है क्योंकि फिल्म महंगी हो गई है। तो ट्रूथ बिल्कुल यही है कि बहुत महंगे। और अभी तो हम ब्रेक में इनके साथ पूरी एक हिसाब किताब भी लगा रहे थे कि एक फैमिली के लिए, एक कॉमन मैन फैमिली के लिए जाके मूवीज देखना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब 5-6 हज़ार तो आपके आराम से गए ना एक मूवी देखने में, बट सम ऑफ दीज मूवीज आर रियली वर्थ इट। छोटे शहरों में जो 100 रुपए टिकट वाले सिनेमा है ना, एटलीस्ट ये बल्कि 100 रुपए भी ज्यादा है, 50 रुपए टिकट पे फिल्में दिखानी चाहिए। आप यकीन मानिए फिल्म मेकर को फायदा होगा इससे। ये 7-7 रुपए एक बंदे से वसूल करना बड़े शहरों में इट्स नॉट फायदेमंद। मास लेवल पे आप 50-50 रुपए वसूल करें, फिल्म यू विल बी मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आप हम आपका बाज़ाब्ता तौर पे करना चाहेंगे, ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। अल्लाह मियां आपको इसी तरह हमारे साथ कायम दायम सलामत रखे और काम करते हैं। और बड़ा आपने अभी मजीद हमने आपका काम देखना है, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यंगस्टर्स की हम बात कर रहे थे, इससे पहले ज़ैन मुगल का भी हमने तस्करा किया और भी हमारे साथ राशिद फारूकी साहब कह रहे थे कि जब से नए बच्चे बच्चियाँ ये स्कूल से आने लगे हैं ना, पढ़ के अदाकारी और डायरेक्शन वगैरह, तो वो एक स्टैंडर्ड जो है वो बड़ा ही अपलिफ्ट हुआ है। और जल्दी से किसी से आपकी मुलाकात भी करवानी है और लेकिन पहले बता दें कि हम बात क्या कर रहे हैं। बरतानिया के बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तानी मईशत में भरपूर किरदार जो है वो अदा करने को तैयार है। खुश आइन इक़दाम को खुश आमदेद कहना चाहिए। और बरतानिया के चिन्नॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सदर और रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन अब्दुल रहमान चिन्नॉय पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए सरगर्म है। और इसी सिलसिले में उन्होंने लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस कराची, जिसमें साबिक वफाकी वुज़रा समेत आला शख्सियात ने शिरकत भी की। और इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ किया है। सीपेक की अहमियत उजागर करने के लिए लंदन में एक प्रोग्राम भी करा चुके हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सेनेटर्स ने पाकिस्तान का मुकदमा उस प्रोग्राम में पेश किया था। प्रेसिडेंट ऑफ चिन्नॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इन यूके, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन क्वीन मैरी स्कूल, जहां आप एक्चुअली स्टडी भी आजकल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। जब इन्होंने हमें बताया ना कि ये सियासत पढ़ रहे हैं तो हमने कहा अभी तो आप अभी से सियासतदान लग रहे हैं, तो आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ही तमाम चीज़ें क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कैसे सोच रहे, अब ये ख्याल आया है कि पाकिस्तान में कुछ किया जाए? जी बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मेरे ख्याल से एक चीज़ जिसको हम पाकिस्तानीज अंडर एस्टिमेट करते हैं वो सॉफ्ट पावर। जैसे एज़ कम्पेयर टू इंडिया और अमेरिका, एक सॉफ्ट पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं पाकिस्तान की जो यूके में लॉबिंग करता हूँ वो मैं सॉफ्ट पावर के थ्रू करता हूँ। और मैं ये सिर्फ बिजनेस के साथ टूरिज्म और बहुत सारी चीज़ों को भी फ़रोग देता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर हैं इशरत हुसैन साहब, साहिबजादा जहांगीर साहब, उसके साथ हमने बिजनेसमैन बैठाए तो हमें यूके से भी पजीराई मिली कि जो है ना हमें इन लोगों से मिलना है और हमें इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा करने हैं। मेरे ख्याल से अगर आप कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट लेबल के अंडर करें तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि ये तो अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन अगर एक न्यूट्रल बंदा या एक बिजनेसमैन करे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जब हमने फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करा तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है CTD,
जिसमें मार्क लाइल ग्रैंड जो एडवाइज़र टू यूके की जो वज़ीर आज़म उनके साबिक एडवाइज़र हैं, उन सब ने अप्रिशिएट किया, एक खाना रखा और एक बहुत अच्छा नैरेटिव पाकिस्तान का बना। और मेरे ख्याल से वो नैरेटिव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जो 5th जनरेशन है उसमें आप जो है ना सोशल मीडिया और कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू अपना नैरेटिव बनाते हैं, खाली आप गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बनाते। उसके सिवा मेरे ख्याल से सिर्फ फॉरेन ऑफिस आपका नैरेटिव नहीं बना रहा होता, एक्चुअली जो पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री दे आर बिल्डिंग द नैरेटिव ऑफ दैट कंट्री, जिसमें से आप लोग जाहिर है बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आप लोगों का खुद अब्दुर्रहमान, आप लोगों का खुद भी कोई यंगस्टर्स का, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर यंग गाय, यू आर स्टडीइंग एंड ऑब्वियसली हैंडलिंग सो मच, आपका बिजनेस भी है वो भी आप कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कोई अपना नेटवर्क है, कंसोर्शियम है इन द यूके के, जहां भी कोई पाकिस्तान की बात हो या ऑब्वियसली वो सॉफ्ट जो आप बता रहे हैं कि इमेज एक्चुअली वो ज़्यादा वर्क करता है, तो यू ऑल गेट टुगेदर? देखिए, एक हमारा डेफिनेटली चिनॉय ग्रुप के अंदर कंसोर्टियम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं जिनका जो ओपिनियन मेकर्स भी हैं और जिनके पास पावर भी है। तो जब भी हमें इवेंट कराना होता है अंडर द बैनर ऑफ चिनॉय ग्रुप, हम बाकी चीज़ों से कोलैबोरेशन करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान 30 सेकंड में बता सकते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या हैं? अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्लान ये हैं कि सितंबर में अब एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के टॉप 15 बिजनेसमैन, यूके के टॉप 15 बिजनेसमैन के साथ टेबल करेंगे और उसमें हमें भरपूर उम्मीद है कि जो है ना सिर्फ बातें नहीं लेकिन कोई किस्म का अग्रीमेंट भी हो सकेगा जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, जो कि अभी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सिर्फ आपसे मैं 15 सेकंड और लूंगा और मैं ये बताऊंगा कि एक CPAC है और एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें बड़ा हमेशा हमारे दुश्मनों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया, तो उस पर हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया जिसमें सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब आए। और मेरे ख्याल से पिछले दौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ ने एक काम अच्छा किया था कि उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी कर दी थी। अब हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसको $10 मिलियन इन्वेस्ट करना है, आई शुड बी एबल टू डू दैट विदाउट नोइंग दैट सेनेटर, MP, MNA और जनरल विद इन दैट। वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज सो गुड और इतना अच्छा खुशी हुई आपसे मिलके कि हमारे जो यंग लोग हैं, यंग पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी से कुछ माने रखती है, वो इतना अच्छा सोच रहे हैं कि एक्चुअली मुल्क को किस तरह फायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर कमिंग हियर। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो जाहिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे, आप मुझे बता दें आप घुसेंगे वहां पे? कोई नहीं घुसेगा, कोई नहीं काम करेगा। सो यस प्लीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना उसके लिए बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है। ऑलराइट, सो दिस इज इट और आज इतना ही टाइम था। आई होप कि मेरी खांसी ने आप लोगों को बहुत तंग नहीं किया होगा। इंशाल्लाह आई विल गेट बेटर। मैं आपको शरबत कुछ रिकमेंड करता हूँ, हम आपसे मुलाकात करेंगे टुमारो।